अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुंज़ा है। मैं सीनियर रजिस्ट्रार इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट एट सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल पे काम कर रही हूँ। मैं आपको वेलकम करती हूँ इस सलीम मेमोरियल के पॉडकास्ट सेशन में, एक और पॉडकास्ट के अंदर। आज का जो पॉडकास्ट है उसमें हमारे साथ हैं डॉक्टर इमरान मोइनुद्दीन, जो कि कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में यहाँ सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल में। इसके साथ साथ सर एसोसिएट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर। आज की जो पॉडकास्ट है इसका हमारा मेन मकसद या एम जो है वो शुगर के लिहाज से लोगों को आगाही फ़राहम करना है, ताकि वो एक सेहतमंद और महफूज रमज़ान गुजार सके। हम कोशिश करेंगे कि इस पॉडकास्ट के अंदर लोगों के जितने भी बेसिक सवाल होते हैं रमज़ान के लिहाज से, उन पेशेंट्स के ख़ास तौर पे जो कि डायबिटिक हैं, उनको आंसर कर सकें और उनको इस पॉडकास्ट से फ़ायदा मिल सके, ताकि वो अपना रमज़ान एक बेहतर तरीके से गुजार सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम डॉक्टर हुंदा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आज की पॉडकास्ट का बेसिक एम या मकसद जो है वो है शुगर के मरीज़ों के लिहाज से रमज़ान के अंदर जो रूटीन है या उनके जो मेन मसाइल होते हैं उनको टारगेट किया जाए और उनके बारे में उनको आगाही फराहम की जाए। मेरा पहला बेसिक सवाल सर कि रमज़ान के दौरान जो शुगर के मरीज़ हैं वो किन आम मसाइल्स का जो सामना करते हैं? सर बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, स्पेशली इन रेलेवेंस टू रमज़ान। तो मसाइल मोस्टली जो डायबिटिक पेशेंट्स फेस कर सकते हैं उनको यही होता है कि उनकी ब्लड शुगर्स फ्लक्चुएट ना करें, बहुत लो ना हो जाएं, हाई ना हो जाएं, स्पेशली ड्यूरिंग फास्टिंग। उसके अलावा थकावट उनका मेन इशू रहता है, प्लस डिहाइड्रेशन, और उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती कि उनका किस तरह की डाइट को वो फॉलो करें और कितनी फ्रीक्वेंटली वो अपनी ब्लड शुगर्स चेक करें, या उसके अकॉर्डिंगली अपनी दवाइयों को कैसे उन्होंने एडजस्ट करना है। तो ये मेन इश्यूज होते हैं 3-4 जो कि मोस्टली पेशेंट्स आते हैं डिस्कस करने ड्यूरिंग रमज़ान एज वेल एज़ बिफोर रमज़ान। जी सर, एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है और आज की पॉडकास्ट में हम यही कोशिश करेंगे कि हम इन्हीं इश्यूज़ को जो है वो आवाम को उनके बारे में आगाही फ़राहम करें, ताकि वो अपना रमज़ान सेफ़ली जो है वो गुज़ार सकें। सर, शुगर के मरीज़ जो हैं उनके लिए रोज़ा रखना किस टाइम पे महफ़ूज़ होता है और किस टाइम पे उनके लिए रोज़ा रखना महफ़ूज़ नहीं है? अच्छा, जनरली तो मोस्टली डायबिटिक पॉपुलेशन के लिए सेफ़ कंसिडर किया जाता है, लेकिन कुछ एज लिमिटेशंस हैं, स्पेशली अबव द एज ऑफ 65 एल्डरली पॉपुलेशन जो होती हैं, उनके लिए ज़रा कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज़्यादा होता है जब वो रोज़े रख रहे होते हैं। उनका शुगर्स लो होने का भी ज़्यादा चांस होता है, उनकी शुगर हाई होने का भी ज़्यादा चांस होता है। प्लस टाइप 1 डायबिटिक्स की ब्लड शुगर्स काफ़ी फ्लक्चुएट कर सकती हैं अगर वो फ्रीक्वेंट इंसुलिन डोजेज़ ले रहे हैं इवन बिफोर रमज़ान। प्लस डायबिटिक पेशेंट्स जिनमें कोई भी हार्ट का इशू है या गुर्दों का मसाइल हैं या उनका जिगर जो लिवर डिजीज़ है, तो इन कंडीशंस में उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि इसमें ब्लड शुगर्स की काफ़ी फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं। तो ये हाई रिस्क पॉपुलेशन है जिनको डेफ़िनेटली अपने कंसल्टेंट और फिजिशियन से रुजू करना चाहिए रमज़ान स्टार्ट होने से पहले। ठीक है। सर, अब जो है वो मोस्ट कॉमन सवाल जो कि हर शुगर का मरीज़ आके अपने मालिज से करता है कि शुगर का मरीज़ सहरी और इफ्तार में क्या खाए और क्या ना खाए? अच्छा, टिपिकली सहरी और इफ्तार में रूटीन की ही ग़िज़ा खानी चाहिए, जो सादगी की ग़िज़ा है, जैसे जो घर में पका हो। इसमें बहुत स्वीटेंड बेवरेजेस, मशरूबात का इस्तेमाल कम से कम रखना चाहिए, लेकिन वैसे वाटर इनटेक अच्छा रखना है। सहूर के वक़्त भी 1-2 ग्लास पानी ज़रूर पिएँ, इफ्तार के टाइम भी 1-2 ग्लास पानी और उसके दरमियान भी। तो पूरे दिन 5-6 से 7 ग्लास पानी इनटेक होना चाहिए टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। उसके अलावा प्रोटीन इनटेक अच्छी रखनी चाहिए। प्रोटीन से ज़रा शुगर की लेवल्स लो होने का चांस कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वाइट शुगर्स, जो कि बहुत मैदे वाली ग़िज़ा या बेकरी वाली ग़िज़ा, इससे शुगर बढ़ती भी बहुत ज़्यादा है और उसी स्पीड से कम भी होती है इवन वाइल फास्टिंग। तो फिर अफ्तार से पहले पहले असर और मगरिब के दौरान ब्लड शुगर्स लो होने का चांस हो जाता है। तो प्रोटीन इनटेक अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा फैट ऐड करें, सैलड्स ऐड करें, दही का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए, थोड़े से फ्रूट्स भी यूज़ डेफिनेटली कर सकते हैं। 1-2 खजूरें सहरी के वक्त और 1-2 खजूरें इफ्तार के वक्त
यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मशरूबात का इस्तेमाल और मीठों का इस्तेमाल कम से कम रखना चाहिए। सर जो पेशेंट्स पहले से इंसुलिन ले रहे हैं या जो शुगर की दवाइयाँ ले रहे हैं टैबलेट्स की फॉर्म में, उनको अपनी शुगर की दवाइयों को किस तरीके से एडजस्ट करना चाहिए सहरी और अफ्तार के अंदर? एक तो ज़्यादातर जो डायबिटिक्स हैं उनको डेफ़िनेटली चाहिए, कोशिश करें कि वो अपने फ़िज़िशियन से अपॉइंटमेंट करवाएँ बिफ़ोर रमज़ान, तकरीबन 1 महीना पहले। और उस अपॉइंटमेंट के दौरान ये सारी चीज़ें डिस्कस हों कि दवाइयों को कैसे एडजस्ट करना है। रूटीन में जो लो रिस्क पॉपुलेशन होती है, जिसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होती हैं, शुगर कंट्रोल्ड है, उनकी मोस्टली मेडिकेशंस को स्विच किया जा सकता है। जो मॉर्निंग टाइम की मेडिकेशंस हो सकती हैं, उनको इफ्तार के टाइम ले सकते हैं, और जो उनकी बेड टाइम मेडिकेशंस हैं, उनको सहरी के टाइम हाफ़ डोज़ में स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इंसुलिन एडजस्टमेंट हो सकती है कि जो नॉर्मली इंसुलिन मॉर्निंग टाइम पे ली जाती है, उसको इफ्तार के टाइम पे स्विच किया जा सकता है, और सहरी के टाइम इंसुलिन को हाफ डोज पे स्टार्ट किया जा सकता है विथ क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स इवन ड्यूरिंग द फास्ट। तो दूसरा सर अगर ये मेडिसिन्स ले रहे हैं तो ड्यूरिंग जब उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है तो शुगर लो या हाई होने की कौन सी अलामात होंगी जिसके ऊपर पेशेंट को फौरी शुगर चेक करनी चाहिए कि अब ये अलामत आ रही है तो कहीं शुगर कम हो रही है या कहीं ज़्यादा हो रही है, वो चीज़ कौन सी होगी, वो कौन सी सिम्टम्स हो सकती हैं? अच्छा, डेफिनेटली रोज़े के दौरान शुगर लो होने का चांस ज़्यादा होता है एक्चुअली, और फ्लक्चुएशंस होने का चांस भी ज़्यादा होता है। लेकिन अलामात वही हैं, चाहे रोज़ा किसी ने रखा हो, चाहे ना रखा हो। लो ब्लड शुगर्स की अलामात ठंडे पसीने आने, दिल डूबना, थकावट, ख़ुनूदगी, पैल्पिटेशंस फ़ील होना, ये लो ब्लड शुगर होने की अलामात हैं। हाई ब्लड शुगर होने की अलामात होती हैं, मुँह खुश्क होना, बार-बार प्यास लगना, पेशाब ज़्यादा आना, कपकपाहट, ये जो हैं सिम्पटम्स ज़्यादा हाई ब्लड शुगर होने की हो जाती हैं। और सर अगर किसी का सहर के टाइम के ऊपर जब वो रोज़ा रख रहे होते हैं उस टाइम पे शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, तो उसको फ़र्दर क्या करना चाहिए उस टाइम पे? अच्छा, सहरी के टाइम पे भी अगर ब्लड शुगर चेक करें और बहुत हाई है तो और या लो है, तो उसमें एक तो मेडिकेशन एडजस्ट की जा सकती हैं। इवन ड्यूरिंग द फास्ट, जो रोज़े के दौरान ब्लड शुगर्स अगर लो हो जाएं, स्पेशली 70-80 से कम, और पेशेंट को अलामात आ रही हों, या ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाएँ 300 या उससे ज़्यादा प्लस उसकी अलामात आ रही हों हाई ब्लड शुगर्स की, तो उस सूरत में फिर बेहतर होता है, वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस हैं, तो उस सूरत में बेहतर है कि रोज़े को अगर ब्रेक कर दें, रोज़ा खोल लें, और अपनी मेडिकेशंस को फिर से एडजस्ट करवाएँ, और रूटीन से फ्रीक्वेंटली ब्लड शुगर्स चेक करें 1-2 दिन के लिए। ठीक है सर। सर एक क्या ये जो रमज़ान का जो हमारा एक मंथ होली मंथ आता है, अगर हम इसको डायबिटीज़ पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या ये एक अच्छा मौका हो सकता है शुगर के पेशेंट्स के लिए अपनी शुगर को कंट्रोल करने का इन द लॉन्ग रन? डेफ़िनेटली ये तो बहुत अच्छा मौका होता है। इवन इंटरमिटेंट फास्टिंग अब प्रमोट की जाती है टू अचीव गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, या ब्लड शुगर्स लेवल को अच्छा मेंटेन करने के लिए। तो जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं, अगर वो रमज़ान में अपनी डाइट को कंट्रोल कर लें और डाइटरी हैबिट्स, डाइटरी पैटर्न्स ऐसे बना लें, जैसे हाई प्रोटीन इनटेक, लो कार्बोहाइड्रेट इनटेक, पानी का इनटेक अच्छा करना, और उसी रूटीन को वो फॉलो करें इवन आफ्टर रमज़ान, तो उनका डेफ़िनेटली डायबिटीज़ कंट्रोल बेहतर होगा इन द लॉन्ग रन। सर, इसी इंटरमिटेंट फास्टिंग से सर ये है कि अगर जो शुगर का पेशेंट है, वो कहता है कि मैं सहरी नहीं करता, तो वो उसके लिए मतलब किस कदर नुकसानदेह हो सकती है या उसके लिए पूरे दिन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट डाल सकती है? रोज़ा वैसे ही तकरीबन 13-14 आवर्स का होता है, तो काफ़ी प्रोलॉन्ग फास्टिंग ही है, इसको कहेंगे, या इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो अगर वो सहरी नहीं करेगा तो उसका तो फास्टिंग इससे भी प्रोलॉन्ग हो जाएगी, और जो बॉडी के स्टोर्स होते हैं लिवर में शुगर के, वो शायद फिर ब्लड शुगर्स को मेंटेन ना कर सकें, और हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर होने का रिस्क बढ़ जाता है, स्पेशली एल्डरली पॉपुलेशन में, और उनमें जो कि इंसुलिन ले रहे हैं डेली बेसिस पे। तो उन मरीज़ों को डेफ़िनेटली ट्राई करना चाहिए कि सहरी ज़रूर करें, और उसी टाइम पे करें जिस टाइम पे रिकमेंडेड है। ठीक है। सर तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट है
और वो आगे रमज़ान के लिए प्रिपेयर कर रहा है और उसका इरादा है रोज़े रखने का, तो वो अपनी मेडिसिन्स को किस तरीके से एडजस्ट कराए या कैसे प्लान करे उसको मॉडिफ़ाई करने के लिए? एक तो ये है कि डेफ़िनेटली अपने फ़िज़िशियन से कॉन्टैक्ट करें प्रॉब्ली 4 हफ़्ते पहले, 1 महीना पहले, रमज़ान से पहले, ताकि उसकी मेडिकेशंस के टाइमिंग्स और उसकी डोज़ेज़ एडजस्ट हो सकें। प्लस वो ये कर सकता है कि इवन रमज़ान से पहले उसी मेडिकेशन पैटर्न को फ़ॉलो करना शुरू कर दे, जो रिकमेंड किया गया है फॉर रमज़ान। उसके साथ-साथ डाइटरी पैटर्न को भी और डाइटरी हैबिट्स को भी मॉडिफ़ाई कर ले, रमज़ान से 1 हफ़्ता पहले, टू प्रिपेयर फॉर रमज़ान। अगर कोई खुदा न ख़ास्ता फ्लक्चुएशंस होनी है, तो रमज़ान से पहले हों और पता चल जाए कि किस टाइम पे ब्लड शुगर्स फ्लक्चुएट ज़्यादा कर रही हैं और अगर मेडिकेशन एडजस्ट करने की ज़रूरत है, तो उस वीक में वो की जा सके एज़ कम्पेयर टू के रोज़ा तोड़ना पड़ जाए। ठीक। सो सर फाइनली कंक्लूडिंग द पॉडकास्ट, मतलब डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए एक सेहतमंद और महफूज रमज़ान गुजारने के लिए अगर मैं कहूँ कि आपके 3 बेसिक जो है उनके लिए ओपिनियंस या मशवरे क्या होंगे, तो वो क्या होंगे? इम्पॉर्टेंट जो मशवरे हैं 3 से 4 वो ये हैं कि एक तो अपनी डाइटरी हैबिट्स को मेंटेन रखना है, स्टार्ट ही रमज़ान से पहले करनी है, डाइटरी हैबिट्स को चेंज करना है, प्रोटीन इनटेक अच्छी करनी है, पानी का इनटेक अच्छा रखना है टू अवॉइड डिहाइड्रेशन और वाइट शुगर्स का इस्तेमाल कम से कम करना है टू अवॉइड टू मच फ्लक्चुएशन इन ब्लड शुगर लेवल्स। दूसरा है कि मेडिकेशंस को एडजस्ट करवाना है विद द हेल्प ऑफ योर फिजिशियन और उनको टाइमली लेना है। सेकेंडली ये कि कभी भी सिम्टम्स हों हाइपोग्लाइसीमिया लो ब्लड शुगर के या हाइपरग्लाइसीमिया के ड्यूरिंग रमज़ान या ड्यूरिंग फास्टिंग, तो अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को डेफिनेटली चेक करें और उसके अकॉर्डिंगली फिर अपनी ट्रीटमेंट को गाइड करवाएं। थैंक यू सो मच सर। होप सो कि हमने इस पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया है और लोगों के जो मेन क्वेश्चंस होते हैं ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स के एक अपने रमज़ान को महफूज और सेहतमंद तरीके से गुजारने के लिए उनको हमने आंसर किया है और इससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आपके मज़ीद अगर कोई सवाल हों तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उनको पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उनको रिप्लाई करें और हमारे पॉडकास्ट को इसी तरीके से मज़ीद आगे देखते रहिए ताकि मज़ीद मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। थैंक यू डॉक्टर साहब।